नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियाँ, और भौगोलिक शब्दावलियों में से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और उनमें से क्या क्या शब्दावली पढ़ ली थी हमने? योदय क्षेत्र पढ़ लिया था, जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। और जैसलमेर की जो भी शब्दावलियां हैं, मांड क्षेत्र, दुंगल प्रदेश, माडधरा, वल्ल देश, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 56 की पहाड़ियां और 56 का मैदान, इनके बारे में भी हमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी। सुंदा माता की पहाड़ियां जो जालौर में है, राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ पर स्थित है, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और 56 का मैदान और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है जिसे कांठिल प्रदेश कहा जाता है, माही नदी की कांठे पर स्थित होने के कारण, तो कांठिल प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर को डांग प्रदेश कहा जाता है, और डांग की रानी करौली को कहा जाता है। इन सभी शब्दावलियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब कुछ एक शब्दावली और बची हुई है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, एक क्षेत्र यहाँ पर है, पड़ता है बूंदी, यहाँ पर जिला पड़ता है आपका बूंदी। और जो बूंदी का ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, जैसे ये आपका जिला है बूंदी, बूंदी, तो बूंदी के जैसे मैं दो पार्ट करता हूं, ये वाला एक पार्ट ये पश्चिमी हो गया, एक पार्ट हो गया पूर्वी। तो पश्चिमी बूंदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर चट्टाने, पथरीली मिट्टी वगैरह वगैरह पाई जाती है। पश्चिमी बूंदी के इस पार्ट को क्या कहा जाता है? बरड़ कहा जाता है। पश्चिमी बूंदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बरड़, बरड़ कहा जाता है। और पूर्वी बूंदी का जो भाग है, ये अधिक उपजाऊ मैदान होने के कारण इसे 5242 के नाम से जाना जाता है, 5242 कहा जाता है। पश्चिमी बूंदी के भाग को क्या कहा जाता है? बरड़ कहा जाता है। अगली जो शब्दावली आपके लिए वह है बरड़। क्या होता है? तो बरड़ होता है पश्चिमी बूंदी का पथरीला क्षेत्र, पश्चिमी बूंदी का पथरीला क्षेत्र, पथरीला क्षेत्र क्या कहलाता है? बरड़ कहलाता है। और पूर्वी बूंदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे 5242 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5242, पूर्वी बूंदी का उपजाऊ मैदान, पूर्वी बूंदी का उपजाऊ मैदान। पूर्वी बूंदी का उपजाऊ मैदान 5242, और पश्चिमी बूंदी का जो पथरीला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? बरड़ कहा जाता है। अगली जो शब्दावली है वो देखो, यहाँ पर आपकी उदयपुर था, उदयपुर के ऊपर यहाँ राजसमंद पड़ता है। अगला जो जिला है यहाँ पर वो राजसमंद जिला पड़ता है, राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद में देखो यहाँ पर कुछ अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है। इस तरह से यहाँ पर अरावली की कुछ ऐसी पहाड़ियाँ फैली हुई है राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले का भी मुख्य रूप से एक स्थान पड़ता है देवगढ़, देवगढ़, देवगढ़ राजसमंद में ऐसी अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है। और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है देवगढ़ राजसमंद में, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। इन पहाड़ियों को बोला जाता है निर्जन पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? निर्जन, यानी जन रहित, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निवास नहीं करता है। तो देवगढ़ राजसमंद में जो अरावली की निर्जन पहाड़ियाँ फैली हुई है उसे पीड़मांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीड़मांट। देवगढ़ राजसमंद में अरावली की निर्जन पहाड़ियां फैली हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो पीड़मांट कहा जाता है। इधर देखो, अगली शब्दावली आती है पीड़मांट। किसे कहा जाता है? पीड़मांट, पीड़मांट कहा जाता है देवगढ़, और देवगढ़ स्थान कहां पड़ता है? राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद में स्थित अरावली की निर्जन पहाड़ियों को, अरावली की निर्जन पहाड़ियों को, निर्जन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पीड़मांट क्षेत्र कहा जाता है। बरड़ पश्चिमी बूंदी का पथरीला क्षेत्र कहलाता है।
पूर्वी बूंदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे 52-42 कहा जाता है। और पीडमंट किसे कहते हैं, तो देवगढ़ राजसमंद में जो अरावली की निर्जन पहाड़ियाँ फैली हुई है उन्हें क्या कहते हैं, पीडमंट कहा जाता है। अगली आपकी शब्दावली देखो, धौलपुर से आगे आपको पता है यहाँ पर भरतपुर है, भरतपुर और भरतपुर के आगे एक नया जिला बन गया अभी, डीग, और यहां पर पड़ता है आपका अलवर जिला, अलवर जिला। तो देखो यहां से शब्दावली आती है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से पहले जो शब्दावली थी वो भी, और अभी जो चेंज हो गई वो भी बताता हूं मैं आपको। एक शब्द आता है मेवात, किसे कहा जाता है, मेवात या मेवात प्रदेश किसे कहा जाता है। तो देखो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, इस अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है। अब दोनों के बीच में डीग आ गया, तो अलवर, डीग और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है। ठीक, मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर का ही क्षेत्र था, लेकिन डीग भरतपुर के अंतर्गत ही आता था। पहले जब राजस्थान में 33 जिले थे तो भरतपुर का ही एक क्षेत्र डीग कहलाता था। ठीक है, तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र शामिल रूप से क्या कहलाता था, मेवात कहलाता था। अब डीग भी भरतपुर में से ही निकला है, तो अलवर, डीग, भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहेंगे, मेवात कहेंगे, मेवात। मेवात किसे कहेंगे, अलवर, भरतपुर और डीग, अलवर, भरतपुर और डीग के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है। अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे तब राजस्थान में 33 जिले थे, इसलिए ऑप्शन में केवल अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता था, ऐसा ही ऑप्शन आता था। ठीक है, अब अगर मान लो अलवर और भरतपुर आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साथ में डीग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र को या अलवर, भरतपुर, डीग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मेवात कहा जाता है। अगली जो शब्दावली बनती है आपकी, आलोर, आलोर, आलोर किसे कहा जाता है, तो देखो आलोर नाम से ही पता चल रहा है, आलोर, अलवर, आलोर, अलवर। आलोर किसे कहते हैं, अलवर के आसपास के क्षेत्र को, अलवर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आलोर कहा जाता है, आसपास के क्षेत्र को, अलवर के आसपास के क्षेत्र को आलोर कहा जाता है। और यहां से एक और ध्यान रखना, एक शब्द बनता है यहां से राठ, या फिर इसे ही अहिरवाट कहा जाता है। राठ किसे कहते हैं, या राठ क्षेत्र किसे कहा जाता है, अहिरवाट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो राठ क्षेत्र और अहिरवाट क्षेत्र क्या कहलाता है, इधर समझने का प्रयास करो। जैसे ये आपका क्या है, अलवर जिला, ये है आपका अलवर जिला, अलवर जिला। और अलवर जिला किसके साथ सीमा बनाता है, अलवर जिला बनाता है हरियाणा राज्य के साथ में, हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है अलवर। अलवर का ऐसा क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, ये सीमावर्ती क्षेत्र पीछे वाला, बिल्कुल सपाद, आपने देखा था पहले कि सपाद किसे कहा जाता है, तो सपाद में करौली और सवाई माधोपुर का पीछे वाला क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र जो एमपी के साथ सीमा बनाता है, उसे सपाद कहा जाता है। उसी प्रकार अलवर का ऐसा क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राठ कहते हैं, राठ कहते हैं। और इसे ही अहिरवाट कहते हैं, अहिरवाट, राठ या अहिरवाट एक ही क्षेत्र विशेष को कहते हैं, अलवर का सीमावर्ती क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, राठ या अहिरवाट। अलवर का वह क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अलवर का वह क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, उस क्षेत्र को राठ भी कहते हैं, उसी क्षेत्र को अहिरवाट भी कहा जाता है। अगला है, ये जो आलोर क्षेत्र आपने पढ़ा है कि अलवर के आसपास के क्षेत्र को आलोर कहा जाता है, और इसे ही साल्व प्रदेश भी कहा जाता है। ये एक और शब्दावली ध्यान रखना, साल्व प्रदेश,
साल्व प्रदेश किसे कहते हैं? तो साल्व प्रदेश भी अलवर के आसपास के क्षेत्र को ही साल्व प्रदेश कहा जाता है। आलोर किसे कहते हैं? अलवर के आसपास के क्षेत्र को ही आलोर कहा जाता है। राठ किसे कहेंगे? अलवर का वह क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है वो राठ कहलाता है। और अहिरवाट किसे कहेंगे? अलवर का वह क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है उसे ही राठ कहते हैं, उसे ही अहिरवाट कहते हैं। आलोर अलवर के आसपास के क्षेत्र को, साल्व प्रदेश भी अलवर के आसपास के क्षेत्र को ही कहा जाता है। साल्व प्रदेश से एक और नाम बढ़िया सा आपके लिए याद आ गया है, वो है स्वालक प्रदेश। स्वालक प्रदेश, स्वालक प्रदेश किसे कहा जाता है? और स्वालक प्रदेश अगर आपको नहीं याद तो इसका एक और उपनाम है, वो सभी बच्चों को याद है। स्वालक प्रदेश को और क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर अब याद आ गया होगा सबको। देखो अहिछत्रपुर किसे कहते हैं? नागौर के आसपास के क्षेत्र को, नागौर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अहिछत्रपुर कहा जाता है। और अहिछत्रपुर को ही स्वालक प्रदेश भी कहा जाता है, यानी कि नागौर के आसपास के क्षेत्र को ही स्वालक प्रदेश भी कहा जाता है और इसी क्षेत्र को अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां पर है आपका नागौर। नागौर, ये नागौर, तो ये जो नागौर का क्षेत्र विशेष है इसे ही हम अहिछत्रपुर कहते हैं, इसे ही स्वालक प्रदेश कहते हैं। अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर या फिर स्वालक प्रदेश। स्वालक प्रदेश, नागौर के आसपास के क्षेत्र को अहिछत्रपुर कहा जाता है, स्वालक प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है रोही। रोही किसे कहा जाता है? एक शानदार शब्दावली आती है रोही। क्या होती है रोही? किसे कहा जाता है रोही? तो देखो रोही किसे कहा जाता है, शब्दावली है रोही। रोही मित्रों यहां से यहां तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसे हम अरावली पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के समकालीन ही समानांतर ही यहाँ से एक हरी उपजाऊ पट्टी नीचे उतरती हुई दिखती है, नजर आती है। उसी हरी उपजाऊ पट्टी को हम क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। अरावली के समानांतर, अरावली के समानांतर अरावली के समानांतर फैली या नीचे उतरती हुई हरी उपजाऊ पट्टी को, अरावली के समानांतर नीचे उतरती हुई हरी उपजाऊ पट्टी को क्या कहते हैं? रोही कहा जाता है। पट्टी को रोही कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी शब्दावली है राजस्थान में जहां से क्वेश्चन आता है, जैसे कुबड़ पट्टी से क्वेश्चन आता है। नागौर में है, वहां के निवासी फ्लोराइड युक्त जल पीते हैं जिससे उनकी फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, और फ्लोरोसिस रोग होने के कारण उनकी हड्डियों में बांकपन, टेढ़ापन हो जाता है। वो एक शब्दावली बन गई कि कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? वो नागौर में पाई जाती है। ठीक, वैसा का वैसा वो एक क्षेत्र आता है लाठी क्षेत्र। किसे कहते हैं? लाठी क्षेत्र जैसलमेर में है, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य है। और वैसे ही ये शब्दावली बनती है आपकी रोही। अरावली से या अरावली के समानांतर नीचे उतरती हुई हरी उपजाऊ पट्टी को क्या कहते हैं? रोही कहा जाता है। अगली जो शब्दावली है आपकी वो है अनंत गोचर। अनंत गोचर किसे कहा जाता है? अनंत गोचर किसे कहा जाता है? तो देखो जयपुर में, यहाँ नागौर के ऊपर, अजमेर के ऊपर और जयपुर के जस्ट नीचे झील बनी हुई है, एक सांबर झील। कौन सी झील है? यहाँ पर लगभग सांबर झील बनी हुई है इस तरह से। सांभर, सांबर झील से यहाँ आपका सीकर जिला है, सीकर जिला। तो सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अनंत गोचर कहा जाता है। सांबर से सीकर तक का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से क्या कहलाता है? अनंत गोचर कहलाता है। सांबर झील से सीकर तक का क्षेत्र, तो सांबर से सीकर तक का
क्षेत्र, सांबर से शिखर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? अनंत गोचर कहलाता है। सांबर से शिखर तक के क्षेत्र को अनंत गोचर कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका शब्दावली बनती है, आपकी अगली शब्दावली है आपकी गुजरात्रा प्रदेश। गुजरात्रा प्रदेश, गुजरात्रा प्रदेश किसे कहा जाता है? तो देखो, गुजरात्रा प्रदेश कहा जाता है जोधपुर, पाली, नागौर। जोधपुर, पाली और नागौर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? गुजरात्रा प्रदेश कहा जाता है। जोधपुर, पाली, नागौर के क्षेत्र को गुजरात्रा प्रदेश कहा जाता है। और इन्हीं शब्दावलियों में खेराड़, अगली शब्दावली है आपकी खेराड़। खेराड़ भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी बाई चांस, या नहीं भी पूछते हैं तो भी राजस्थान के क्षेत्रों का आपको नॉलेज होना चाहिए। खेराड़ देखो, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र को कहा जाता है। और भीलवाड़ा क्या, अब तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र को शाहपुरा, इधर शाहपुरा से जाजपुर, जो जाजपुर है मेनली जाजपुर के क्षेत्र को ही खेराड़ कहा जाता है। इसमें जाजपुर में, खेराड़ में जाजपुर से देवली तक का क्षेत्र भी शामिल किया गया है। तो जाजपुर के मुख्य रूप से जो मुख्य शब्द है, मुख्य जो जगह है वही अपने को याद करनी है। खेराड़ किसे कहेंगे? जाजपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? खेराड़ कहा जाता है। ये अधिकतम शब्दावलियां मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की और इस क्लास में जितनी हो सकी उतनी शब्दावलियां मैंने आपको बताई है। लगभग शब्दावलियां सभी ले ली है मित्रों, और मेरी कोशिश यही है कि इसी शब्दावली के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए। हाँ, बस समस्या क्या है? समस्या यही है कि इस टॉपिक को पढ़ने में ही हमें जोर आता है। हम कैसे पढ़ें, कैसे याद करें इन शब्दावलियों को? तो देखो मित्रों, आपकी जो क्लास है, इस क्लास को एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, हर चीज याद हो जाती है। याद करने की कोशिश करो बस। और हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है, और सफलता या अपनी मंजिल तक जाने के लिए संघर्ष का रास्ता हमें चुनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और हम मेहनत करेंगे तभी हमारे दिन अच्छे आएंगे। वो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं अपने भाषण में कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आते नहीं हैं, अच्छे दिनों को लाना पड़ता है। हाँ, और इसी अच्छे दिनों पर वो किसी विद्वान ने कहा है कि डाल अगर है तो नए पत्ते भी आएंगे, डाल अगर है तो नए पत्ते भी आएंगे, और ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। लेकिन कब आएंगे? तो इसी के लिए दूसरी बात सुनो, अच्छे दिन लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों के नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों के नए पत्ते नहीं आते, और संघर्ष और मेहनत किए बिना अच्छे दिन नहीं आते। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।